आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि मैंने जिस मर्द से मोहब्बत की थी, उसी के साथ शादी कर ली। अब हम लोग एक दूसरे के निकाह में आ चुके थे। आज हमारी सुहागरात थी, पर वह भी अभी तक कमरे में नहीं आया था। काफ़ी देर हो गई थी। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास उसको मेरे कमरे में लेकर आई, तो उसने अजीब सी शक्ल बना रखी थी। वो शर्मा रहा था। मैं उसको अच्छी तरह जानती थी। वह कभी भी इस तरह से शर्माता नहीं था। वह तो एक बहादुर और अपनी एक राय रखने वाला मर्द था, लेकिन वह अजीब तरीके से शर्मा रहा था। मैंने सोचा शायद शादी के दिन शर्मा रहा है, लेकिन ऐसी क्या शर्म। हम तो पहले से एक दूसरे से बात करते थे और हमारी तो पसंद की शादी थी। थोड़ी देर के बाद उसने मेरी सास के कान में कुछ कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यही तेरी दुल्हन है। तो वह और भी ज्यादा शर्माने लगा। मैं हैरान थी, क्योंकि जिसको मैं जानती थी वह इस तरह से पेश नहीं आता था। क्या वह अपनी माँ के सामने यह साबित करना चाहता है कि हमारी पसंद की शादी नहीं थी? क्योंकि उसने कहा था कि यह बात किसी को ना पता चले, क्योंकि इसके घर वाले गांव के थे और गांव में ऐसी बातों को बड़ा बुरा समझा जाता था। उसकी माँ ने उसे लाकर मेरे पास बिठा दिया और उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि यह तो मेरा नाम मारिया है। हम दो बहनें थी। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम नीलोफर था। उसे हम प्यार से नीलोबाजी कहते थे। वो मेरे बाबा को बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो एक बार वह बहुत ही बुरे हादसे का शिकार हो गई और इस दुनिया से जाने वाली थी, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया। तब से वह बाबा को बहुत ज्यादा प्यारी थी। मेरे बाबा कहा करते थे कि जब तक नीलो की शादी नहीं हो जाती, तब तक मारिया की शादी भी नहीं होगी। लेकिन मीलो बाजी को तो कोई पसंद ही नहीं आता था। उनके अंदर बहुत ज्यादा गुरूर था, क्योंकि उनकी हमेशा से ही हर बात मानी जाती थी। उनको बड़े लाड प्यार से पाला गया था। बाबा हमेशा यही कहते थे कि यह बेचारी तो मरने वाली थी, इसीलिए वह कोई भी बात करती तो बाबा मान लेते। वही हिसाब कि बीमार बच्चा लाडला हो जाता है, वह भी बाबा की बड़ी लाडली थी। यहाँ तक कि बाबा ने यह भी कह दिया था कि जब तक नीलो की शादी नहीं होगी, तब तक मारिया शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दे। और नीलो बाजी को तो कोई पसंद ही नहीं आता था। वह नौकरी करती थी और 20,000 रुपए महीने का कमाती थी, और इस बात का उनको बहुत ज्यादा गुरूर था। एक दफा उनके लिए एक रिश्ता आया। लड़के की तस्वीर हमें पहले ही दिखाई गई थी। लड़का खूबसूरत था, तभी तो वह लोग हमारे घर में आए बैठे थे। बाजी को लड़का पसंद आ गया। फिर लड़के की बहन ने यह सवाल कर लिया कि महीने के आप कितने पैसे कमाती है। तो इस बात पर मेरी बहन को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यह कौन होती है पूछने वाली? क्या यह मेरी कमाई खाना चाहती है जो यह मुझे पूछ रही है? मेरी बाजी ने वहीं पर बदतमीजी करनी शुरू कर दी और वह लोग उठकर चले गए, जबकि बात सीधी थी। उन्होंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। पूछने के अंदाज से पता चल जाता है कि किस तरह से पूछा गया है। मैं भी तो वहीं पर बैठी थी। मैंने मम्मी से कहा कि इन्होंने बहुत गलत किया। मम्मी ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारे बाप ने उसे इस घर की रानी बनाकर रखा हुआ है, अब इसी की बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि यह क्या बात हुई? उनकी शादी बहुत मुश्किल थी। एक तो बड़ी बहन, ऊपर से ऐसी जो बीमारी से निकली थी। तीसरी बात कि वो पैसे कमाती थी, नहीं तो बाबा की पेंशन तो बहुत कम थी। मैं भी तो शादी करना चाहती थी। जब तक उसकी शादी ना होती, तब तक मेरी शादी भी ना होती। दरअसल मेरी बहन के साथ एक और मसला था कि वह बहुत ही ज्यादा काली रंगत की मालिक थी, इसीलिए तो उसे कोई पसंद नहीं करता था। बस उसकी तनख्वाह के बारे में सोचकर लोग घर तक आ जाते थे, लेकिन फिर उसका रवैया देखकर वह लोग भी भाग जाते थे। मैं दरअसल एक उस्मानी नामी लड़के से प्यार करती थी, बल्कि हम लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और हमारी मुलाकात भी चलती रहती थी। सब कुछ बड़ा ही अजीब था, मैं जानती थी, लेकिन उस वक्त यह सब कुछ अजीब और गलत नहीं लगता था। बस ऐसे लगता था कि जो भी कर रहे हैं मोहब्बत में आकर कर रहे हैं, तो फिर इसमें कुछ गलत कैसे हो गया। वो मुझसे बार बार शादी की बात करता था कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। वो लोग इतने अमीर थे कि अगर उनका रिश्ता मेरे घर आता तो मेरे माँ बाप फौरन मान जाते, लेकिन बाबा की यही शर्त थी कि जब तक नीलोफर की शादी नहीं होती, तब तक मेरी भी शादी नहीं होगी। मेरी बहन की उम्र तो 35 साल हो गई थी। वह वैसे भी मुझसे बहुत बड़ी थी और कुछ साल उन्होंने ऐसे ही बर्बाद करवा दिए थे। अब तो मेरी भी उम्र शादी की हो गई थी और मेरे साल भी ऊपर जा रहे थे। मैं उस्मान को बार बार यही कहती थी कि जब तक नीलोबाजी की शादी नहीं हो जाती, मेरी शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। उस्मान बहुत अच्छा इंसान था। हमारी ज्यादा लड़ाई भी नहीं होती थी।
हम लोग एक दूसरे को समझते थे और हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी थी। हम हर चीज एक दूसरे को बताकर करते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वह मुझसे फोन पर बात नहीं करता था, बल्कि वह बिल्कुल ही गायब हो जाता था। ऐसे गायब हो जाता था जैसे वह था ही नहीं। जबकि ऐसी मोहब्बत में तो लोग अक्सर रातों को बैठकर एक दूसरे से बात किया करते हैं, पूरा दिन तो बिजी रहते हैं। मेरा भी दिल करता था, क्योंकि मौका ही सिर्फ रात को ही मिलता था, वरना पूरा दिन तो कभी मम्मी और कभी बहन मेरे सर पर मंडलाती रहती थी। रात होती थी तो मोबाइल बंद हो जाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि यह सब कुछ क्या है, तो कहने लगा कि रात को मैं फोन इस्तेमाल नहीं करता, मेरी मम्मी को बुरा लगता है, वो इस्लामी टाइप की है। मैंने कहा कि अब आजकल के दौर में कौन इस तरह की बातें करता है, और कल को अगर वह मेरी सास बनेगी तो क्या मुझे भी फोन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसने कहा कि तुम कमरे के अंदर कुछ भी करो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कमरे के बाहर तुम फोन इस्तेमाल उनसे पूछकर किया करोगी। तुम्हारा अपना कमरा होगा तो उसमें बैठकर जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हें इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं उस्मान से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैंने कहा यह सब तो मैं कर लूंगी, लेकिन पहले हमारी शादी तो हो जाए। एक तो मेरी बहन की वजह से नहीं हो रही थी, अब तो मुझे मेरी बहन पर गुस्सा आने लगा था। अब तो मैं उसे दिल में भी यही कहने लगी थी कि काले मुंह वाली है, इसी की वजह से मेरे लिए भी इतना मसला बन रहा है। शक्ल तो उसकी इस काबिल थी नहीं कि कोई उसे पसंद की शादी करता तो मेरी जान छूट जाती। और वैसे भी जो लोग अपने आप से मोहब्बत करते हैं वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते, और मेरी बहन भी ऐसी ही थी। उसे अपने ऊपर बड़ा गुरूर था। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि यह जो लोग देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, उनका ही अपने ऊपर ज्यादा गुरूर क्यों होता है। वह भी इतना ज्यादा, शायद उसे अपनी कमाई पर था, लेकिन वह कुछ इतने ज्यादा पैसे भी नहीं कमाती थी। हाँ, यह सच था कि हमारा पूरा खानदान में इतना कमाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन यह क्या बात हुई, उसकी वजह से मेरा काम खराब हो रहा था और मेरी शादी की उम्र निकलती चली जा रही थी, और हम दोनों बहनों में इतनी भी बातचीत नहीं थी कि मैं उसको यह बता सकती, जैसे बहनों का आपस में मामला होता है कि वह एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लेती हैं। लेकिन मेरी बहन ने कभी मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। वो हमेशा मेरी बहन कम और मेरी माँ ज्यादा बनती थी, बल्कि उसे तो हर किसी की माँ बनने का बहुत शौक था। और हम में एक बात यह भी थी कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसका रंग बहुत काला था। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए वो मुझसे जला करती थी। और हम बहनों में कभी वह रिश्ता बना ही नहीं कि हम एक दूसरे से अपने दिल की बात कर सके, और मैं यह कह सकूं कि मैं क्योंकि किसी और से मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही, तो मेहरबानी करो और किसी से शादी कर लो। पर इस तरह की कुर्बानी एक बहन दूसरी बहन के लिए तब ही देती है जब उसका रिश्ता आपस में बहुत ज्यादा मजबूत होता है। पर हमारा तो बिल्कुल ही कमजोर था, इसीलिए ऑप्शन तो मेरे लिए बेकार था। यह सब तो इसी तरह चल रहा था। जिंदगी चल रही थी, खाने पक रहे थे, हम लोग उठ रहे थे, काम पर जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन नहीं हो रहा था तो मेरी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई और मैं घर से बाहर थी, इसीलिए सीधी डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बता दिए। मैं वहीं पर बैठ गई और वह जब टेस्ट सामने आए तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन टेस्टों के मुताबिक मैं प्रेग्नेंट थी। यह सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ, मैं अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि मेरा उस्मान से रिश्ता बहुत आगे निकल चुका था। हम एक दूसरे को 4 साल से जानते थे और 4 साल में हमने एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया था, एक दूसरे पर भरोसा कर लिया था। हम वो आखिरी हद भी पार कर चुके थे जो इस समाज ने बनाई थी। मैं मानती हूँ कि हमने गलत किया था, लेकिन मोहब्बत मजबूर होती है, बेकाबू होती है। आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, और फिर कंट्रोल रखेंगे तो कब तक रखे। ये कोई 1-2 हफ्ते की बात तो थी नहीं, हमारे साथ तो 4 साल हो चुके थे। 4 साल का साथ कम नहीं होता। जब मुझे यह खबर मिली तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने डॉक्टर से कहा कि क्या उनको यकीन है, तो डॉक्टर ने कहा हाँ। आप घबरा क्यों रही है? मैंने कहा नहीं, दरअसल मेरे शोहर बाहर के मुल्क होते हैं और अभी अभी गए हैं, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। मैंने झूठ बोल दिया। अब तो मेरी उम्र भी इतनी हो गई है कि मैं शक्ल से ही शादीशुदा औरत लगने लगी थी। उसने कहा परेशान नहीं हो, आप उन्हें बताएं, मैंने पहले से ही मामले को बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया था। डॉक्टर ने कहा कि आप अपने शोहर को बताइएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। आखिर को वो आपके लिए तो इतनी दूर गए हैं।
जब तक वापस आएंगे तब तक आपकी गोद में बच्चा होगा, आपकी फैमिली पूरी हो जाएगी। मैंने फौरन उस्मान को कॉल मिलाई, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। मैं घर आ गई। मैं उसे यह बात बताना चाहती थी, लेकिन जब रात के 9 बज गए तो मुझे पता चल गया कि अब तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसने तो वैसे ही फोन नहीं उठाना है और ना ही ऑनलाइन आना है। यह रात मैं किस तरह से गुजारी हूँ मैं ही जानती हूँ। मैं उसको बताना चाहती थी कि यह सब कुछ हो गया है और अब क्या करना है, क्योंकि यह बात बेशक खुशी की थी, यह हमारी औलाद थी, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए हमारी औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले उसे मैसेज किया और यह सब कुछ बता दिया। जैसे ही उसने मैसेज देखा, उसने मुझे कॉल कर दी। मैंने कमरे को बंद किया और मैंने उसे बताया कि यह सब कुछ हो गया। उसका रिएक्शन ऐसा ही था जैसे यह हमारा मसला है। उसने यह नहीं कहा कि अब यह मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता। वह भी मेरी तरह परेशान था और यही कह रहा था कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, मिलकर इस मामले को हल करना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या करे? उसने कहा कि मेरा एक भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारी बहन फौरन उसे शादी करने के लिए मान जाएगी। मैं अपने बड़े भाई से तुम्हारी बहन का रिश्ता करवा देता हूँ और साथ ही अपना रिश्ता तुम्हारे लिए भेज देता हूँ। एक घर में 2 बहनों का रिश्ता हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप को यह बात बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कहा वाकई यह सब तो बिल्कुल ठीक है। एक ही घर में 2 बहनों का रिश्ता होने वाली बात वाकई मेरे माँ बाप को बहुत अच्छी लगेगी। वह फौरन मान जाएंगे। और तुम लोग अमीर भी तो हो, लेकिन अगर तुम्हारा भाई इतना ही खूबसूरत है तो क्या वो मेरी काली कलूटी बहन से शादी करने के लिए मान जाएगा? उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, भाई को मनाने का काम मेरा है। तुम वहाँ पर उन लोगों को मनाओ, मैं इधर मनाता हूँ। मैंने कहा कि क्या ऐसा हो जाएगा? लेकिन तुम्हें यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया? उसने कहा कि मुझे यह ख्याल पहले इसीलिए नहीं आया कि मेरा भाई बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, कुछ करना ही पड़ेगा। उसने कहा कि वह अपने भाई को मना लेगा और ऐसा ही हुआ। उसने अपने भाई को मना लिया और अपनी मम्मी को अगले हफ्ते ही हमारे घर भेज दिया। मैं हैरान थी कि जो काम इतना मुश्किल लग रहा था वह इतनी आसानी से हो गया। मेरे माँ बाप को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि दोनों बहनें एक घर में चली जाए, इससे अच्छा क्या होगा। मेरी बहन ने भी जब लड़की को देखा तो उसका भी दिल पिघल गया और वह फौरन मान गई। हमारा रिश्ता पक्का हो गया। मैंने उस्मान को कॉल की और मैंने कहा कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारी 1 महीने के बाद शादी है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सारे मामलात हल हो गए थे। उसने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी जो अब बताने लगा हूँ। पहले इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम भड़क ना जाओ, लेकिन सारे मामला सेट हो गए हैं। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या हो गया? उसने कहा कि जो मेरा बड़ा भाई है ना, जो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, असल में वह दिमागी मरीज है और वह पागल है। इसको एक बीमारी है कि कभी कभी पटरी से उतर जाता है और पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है। मैंने यह बात सुनी तो मैं भी हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी बहन का शौहर एक पागल है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसने कहा कि अगर बताता तो यह सब कुछ होता। सोचो, हम दिन रात इस बच्चे के लिए परेशान रहते। अब तो हमारी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। अगर वक्त पर सब कुछ ना हुआ तो क्या होगा? जमाना तुम्हें बदनाम कर देगा। तुम बिन ब्याही ही बदनाम हो जाओगी और मैं तुम्हारी मोहब्बत से महरूम रह जाऊंगा। उसने कहा कि ठंडे दिमाग से सोचो, मेरा भाई पागल है लेकिन उसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर यही कहते हैं कि उसकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि लेकिन अगर मेरी बहन को पता चला कि वह पागल है और अगले ही दिन घर आ गई तो फिर क्या होगा? उसने कहा कि वह सब कुछ देखा जाएगा। कम से कम तुम तो मेरे निकाह में आ जाओगी। तुम्हारी बहन चाहे घर आए चाहे तलाक ले, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना, और तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी। मैंने कहा हाँ, यह बात तो ठीक है। उसने कहा कि जब उसको पता था कि जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तुम्हारी भी नहीं होगी, तो उसने भी तो अपने मन की ना। अभी तक बेटी रही तो फिर तुम थोड़ी सी खुदगर्ज क्यों नहीं हो सकती? और फिर तुम कौन सा अपने लिए खुदगर्ज हो रही हो? तुम तो अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ कर रही हो। तुम इसे दुनिया में नहीं लाना चाहती? क्या तुम मुझे एक जायज बाप का नाम नहीं देना चाहती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अब मैं सिर्फ लड़की नहीं
जब मोहब्बत की शादी करना चाहती थी, बल्कि अब तो मैं एक माँ भी हूँ, मेरी औलाद मेरे अंदर है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। 1 महीने के बाद हम दोनों की शादी हो गई। मैं बहुत परेशान थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने गलत किया है, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में यह जंग चलने लगती थी कि सही क्या है और गलत क्या है, और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचती थी कि बिल्कुल ठीक किया। मुझे खुदगर्ज होने का हक है, क्योंकि मैं वैसे भी अपने लिए नहीं कर रही, अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ। एक दिन तो नीलो बाजी ने मुझे कहा कि हाँ, मेरा थोड़ा सा रंग काला है तो क्या हुआ, लेकिन नैन नक्श तो मेरे ही खूबसूरत है। और तुम्हारा रंग साफ है, लेकिन तुम्हारे नैन नक्श बिल्कुल भी प्यारे नहीं है। तुम्हारी नाक बहुत मोटी है, होठ इतने अजीब से है, एक होठ पतला और एक मोटा, और तुम्हारी एक आंख भी टेढ़ी है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उन्होंने यह सीरियस होकर कहा था। शायद जो कुछ उनके साथ हो रहा था बिल्कुल ठीक हो रहा था। हम दोनों बहनें एक ही घर में चली गई। मैं अपनी बहन के बारे में सोच रही थी। पहले तो मुझे गुस्सा आया कि उसके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना भी अच्छा नहीं। एक शौहर ही तो होता है आपका, यह आखिरी मंजिल होती है। इसके बाद आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं होता। लड़की माँ बाप के घर में अपने ससुराल के ख्वाब सजाती है, लेकिन ससुराल में आने के बाद उसके ख्वाब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी हकीकत बन जाती हैं। मैंने सोचा कि यह सब अच्छा नहीं है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं उसकी मदद करूंगी। हम उसके शौहर का इलाज करवाएंगे। वह देखने में इतना खूबसूरत है, अगर ठीक हो जाए तो वो दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होगा। बस उसके अंदर यही मसला था कि उसे कोई दिमागी बीमारी थी, पर बीमारी का इलाज तो हो सकता है। यह सब कुछ बड़ा मुश्किल होता है। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन की मदद करूंगी। हर तरह से मैं उससे कहूंगी कि वह अपने शौहर को टाइम दे, और सारे घर के काम भी मैं ही कर लिया करूंगी, क्योंकि जो मैंने उसके साथ किया शायद मुझे उसका अजाला करना ही चाहिए था। मैं बेटी यही सब कुछ सोच रही थी। फिर मैंने सब अपने दिमाग से निकाल दिया और मैं सोचने लगी कि आज मेरी शादी है और उस्मान के साथ मेरी पहली रात है। मैं किस तरह की बातें सोच रही हूँ। मुझे तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। जब थोड़ी देर के बाद मेरी सास उस्मान के भाई को पकड़कर मेरे कमरे में ले आई। शायद उसको दौरा पड़ा हुआ था और वह मुझे ही दुल्हन दुल्हन कहने लगा। मैंने कहा कि यह तो पागल है, और पागल को क्या पता होता है कि इसकी बीवी मैं नहीं मेरी बहन है। पर उसकी माँ ने लाकर उसे मेरे पास बिठा दिया, और उसकी माँ ने ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कहा कि यह है तेरी दुल्हन पुत्र, अपनी दुल्हन के पास बैठ जा। मैंने कहा मम्मी, आप कैसी बातें कर रही है, मैं इसकी दुल्हन नहीं, मैं तो उस्मान की बीवी हूँ। मेरी सास ने मुझे अजीब नजरों से देखा और उसने कहा कि देख, मुझे तो जो उस्मान ने कहा मैंने कर दिया। मैं तो गांव की औरत हूँ, न ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, न मुझे इन सारे मामलात का ज्यादा पता है। देख, हमारे ऊपर न बड़े कर्जे हैं, हम बड़े गरीब लोग हैं। हमारे पास घर बहुत बड़ा है, गाड़ी भी है, लेकिन किस तरह हम यह सब करते हैं ना, हम ही जानते हैं। मुझे नहीं पता कि उस्मान ने तुझे क्या कहा है पुत्र, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे लिए तो तू मेरी बहू है, चाहे तो मेरे इस बेटे की बीवी हो या मेरे उस बेटे की बीवी हो। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही है, मैं उस्मान की बीवी हूँ और इस हवाले से मैं आपकी बहू हूँ। मैं अफजल भाई की बीवी कैसे हो सकती हूँ? उसने कहा ना पुत्र ना, ऐसे भाई नहीं कहते, वरना निकाह टूट जाता है। मैंने कहा कि मेरा निकाह तो मेरे उस्मान से हुआ है, उसको भाई कहने से मेरा निकाह कैसे टूट जाएगा? मेरी सास ने कहा कि यह बात तो उस्मान से ही पूछ लेना, लेकिन आज की रात गुजर जाए, इसको संभालना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरी बहन कहाँ है, नीलो बाजी कहाँ है? उन्होंने कहा कि वह बड़ी मसरूफ है, बस तू आज की रात इसको संभाल ले, कल तुझे सारा कुछ पता चल जाएगा। मेरी सास कमरे से बाहर चली गई थी। मैं हैरान रह गई कि यह आखिर किस किस्म की बात है, और उस्मान कहाँ चला गया? उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि बाहर जाती हूँ और उसे तलाश करती हूँ, लेकिन बाहर से दरवाजा भी बंद था। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर यह किस किस्म के लोग हैं? मेरी सास ने कहा था कि वह देसी और देहाती औरत है, लेकिन क्या उसे इतनी भी अकल नहीं थी कि वह मेरे जेठ को शादी वाली रात मेरे कमरे में छोड़कर चली गई थी? सारी रात इसी तरह गुजर गई। थोड़ी देर के बाद अफजल भी सो गया, लेकिन जब सुबह हुई तो मुझ पर बहुत बड़ी कयामत टूट पड़ी। जब मुझे उस्मान ने बताया कि मेरी शादी अफजल के साथ ही हुई है,
और उसने मेरी बहन से शादी कर ली है। उसने कहा कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं सारी रात इसीलिए जागता रहता था क्योंकि मैं अपने भाई को संभालता था और मुझे उसे संभालने के लिए कोई लड़की चाहिए थी, लेकिन मुझे अपने लिए ऐसी बीवी चाहिए थी जो पैसा कमाती हो, क्योंकि मुझ पर बहुत कर्ज थे और तुम तो पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी शक्ल सूरत का क्या मैंने अचार डालना था? इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन से शादी कर ली और इसके साथ मिलकर प्लान बना दिया और तुम्हारी शादी अपने पागल भाई से करवा दी। मैंने कहा ये जो बच्चा मेरे अंदर है इसका क्या? उसने कहा देखो, मर्द जिस औरत के साथ नाजायज ताल्लुक रखता है वो उसे कभी शादी नहीं करता। तुम्हारे लिए मेरा पागल भाई ही ठीक है। जो लड़की शादी से पहले ही किसी की बाहों में पिघल चुकी हो वो शादी के बाद भी यह सब कर सकती है। तुम बस यूं समझो कि तुमने इस समाज के उसूलों को तोड़ा है तो तुम्हें उसकी सजा मिली है। मैंने कहा कि क्या तुमने वह उसूल नहीं तोड़े? तुम भी तो मेरे साथ थे। क्या मैंने अकेले ही उसूल तोड़े हैं? तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? इतना बड़ा धोखा दे दिया। यह भी नहीं सोचा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। उसने कहा कि आजकल कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा। मैंने कहा क्या आपको यह सब पता था? उन्होंने कहा हाँ, मुझे इसने बताया था। मैंने कहा आपने फिर भी मेरे साथ यह सब कुछ किया। उसने कहा कि तुम भी तो उसके साथ मिल गई थी, मेरी शादी पागल के साथ करवाना चाहती थी। तब तो तुमने यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारे साथ वही हुआ कि जो गड्ढा तुम दूसरे के लिए खोद रही थी तुम उसके अंदर खुद गिर गई हो। शायद वाकई मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और अब वह अफजल ही मेरा शौहर था। मैं जिससे मोहब्बत करती थी और जिसका बच्चा मेरी कोख में था वो मेरी बहन का शौहर बन चुका था। उस्मान ने कहा कि इस बच्चे को पैदा करो, तुमने इसी घर में रहना है, ये इसी खानदान का बच्चा है। इसका बाप मैं हूँ या मेरा भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी सास को यह सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की थी, लेकिन शहर आकर यह बिगड़ गए। अब मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, इनके मामलात में मैं कुछ बोल नहीं सकती। बस तू मेरे लिए मेरी बहू है और तेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरे खानदान का है। मेरी सास मेरे साथ अच्छी थी, मेरा ख्याल रखती थी, मेरे साथ मिलकर सब कुछ करवाती थी। मैंने भी हालात को कबूल कर लिया था और अफजल का ख्याल रखने लगी। वह पहले से बेहतर होने लगा, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे बेटों से नवाज दिया। मेरी बहन के यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई। वह दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी अच्छी जा रही है क्योंकि मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल करती हैं और मेरे पास औलाद भी है। मेरा शौहर भी पहले से बेहतर हो रहा है और दिन ब दिन बेहतरीन की तरफ जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।